नमस्कार साथियों, मैं निशान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला के आज हम 42वें चरण में पहुंच चुके हैं। और प्रैक्टिस सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है? कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? पहला प्रश्न आपका ये है कि कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 38 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 49 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 0 डिग्री लाइन। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? देखिए, अगर बात करते हैं 0 डिग्री लाइन की, तो ये आपका बांग्लादेश से अलग करती है। किससे? बांग्लादेश से भारत को। बांग्लादेश से भारत के बीच में जो रेखा खींची गई उसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। 49 डिग्री चैनल की बात करते हैं। अगर 49 डिग्री की बात करें तो ये कनाडा और यूएसए, किसको? कनाडा और यूएसए को अलग करता है। बात क्लियर है? 38 डिग्री 38 डिग्री चैनल की बात करें तो ये उत्तर कोरिया को, क्या ये उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है। तो ये तीनों आपके इसमें रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये आपका 10 डिग्री चैनल बचता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका बंगाल खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। पटाका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी मकाऊ, ऑप्शन डी मैक्सिको। बताइए भैया, पनामा लाओस, मकाऊ या मैक्सिको, पटाका किस देश की मुद्रा है? बात करते हैं पनामा की, तो पनामा की जो मुद्रा है वो डॉलर में है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर है उसमें ना वो होती है। ठीक है। लाओस की बात करें तो लाओस की जो मुद्रा है वो लाओकिप है। क्या है? लाओकिप यहाँ की मुद्रा है। लाओस की मुद्रा क्या है? लाओकिप है। ठीक है। मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको की मुद्रा जो है वो मैक्सिकन पीसो है। मैक्सिकन पीसो है। ठीक है। यहाँ मकाऊ की बात करें तो मकाऊ की मुद्रा का नाम क्या है? पटाका है। ठीक है, मकाऊ की मुद्रा का नाम क्या है? पटाका। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितने परसेंट है? 12%, 14%, 16% या 17%? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो करीब 121 करोड़ है। ठीक है, करीब 121 करोड़ है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का करीब 17% होती है। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या है? कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में अवस्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, गार्डविन आस्टीन या कोमेट? कोमेट भारत या इसकी सीमा पर अवस्थित नहीं है। गार्डविन आस्टीन की बात करें तो ये सबसे ऊंचा तो है, लेकिन ये कहाँ पे है? ये POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में तो जाना जाता है, लेकिन ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। मतलब ये भी पूरी तरह भारत में अवस्थित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर जो आपको हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी इस प्रश्न के हिसाब से सही है। ठीक है, नंदा देवी जो है ये भारत का सर्वोच्च शिखर जो पूरी तरह से भारत में ही स्थित है। ठीक है, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच अवस्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 7,816 मीटर स्थित है। ठीक है, यह भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सबसे चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। बात क्लियर है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारत में अवस्थित है वो नंदा देवी है। ठीक है, पांचवा क्या है? नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे? 5वें थे, 6ठे थे, 7वें थे या 8वें थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो नीलम संजीव रेड्डी है, इनको ये माना जाता है कि नीलम संजीव रेड्डी जो है ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। क्या थे? पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ठीक है, जैसे आप बात करें पहले राष्ट्रपति पूछ लिया आपसे, प्रथम राष्ट्रपति,
क्या पूछ ले आपसे प्रथम राष्ट्रपति पूछ ले। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भैया? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। बात क्लियर है। दूसरे राष्ट्रपति की बात करें जो सबसे पहले जिनको भारत रत्न दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर हम दूसरे की बात कर लें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तीसरे की बात कर लें तो तीसरा राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपके तीसरे हो जाते हैं, ठीक है, तीसरे राष्ट्रपति। और अगर बात करें चौथे राष्ट्रपति की तो चौथे राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे वेंकटगिरी, ठीक है। क्या है? वेंकटगिरी आपके चौथे राष्ट्रपति हो जाएंगे। बात करें पांचवें की तो पांचवें आपके जैसे यहाँ पे इनका इस्तीफा होता है और ये बना जाते हैं जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, मोहम्मद हिदायतुल्लाह प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। और उसके जस्ट बाद फिर वाराहगिरी, वेंकटगिरी फिर जीतते हैं। और उसके बाद आपके छठवें नंबर पे आ जाते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं। और उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी सातवें स्थान पे आते हैं। बात क्लियर है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये आपके अगर उस प्रकार से क्रम के हिसाब से देखा जाए सातवें हैं, लेकिन पूछा भारत कौन से राष्ट्रपति हैं तो ये भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे वेंकटगिरी कार्यकाल ये 2 दफा आया है तो इनको हम व्यक्ति के रूप में छठे के रूप में मानेंगे और कार्यकाल के अनुसार देखेंगे तो सातवें के रूप में। बात क्लियर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बिना बदले सजा की मात्रा को कम करने को क्या कहा जाता है? मोहलत कहा जाता है, दंड विराम कहा जाता है, क्षमादान कहा जाता है या विनियम कहा जाता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति को पावर है, अनुच्छेद 72 देता है, अनुच्छेद 72 ये पावर देता है भारत के राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने, क्षमादान की शक्ति प्राप्त करने की पावर है, ठीक है। जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा कम कर देता है तो उसे परिहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिहार बोलते हैं, या इसी को रीमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीमिशन बोलते हैं। बात क्लियर है। जैसे कोई व्यक्ति है वो 10 साल का सश्रम कारावास की सजा उसको दी गई है और 10 साल के कारावास की सजा को वो कन्वर्ट कर दे, किसी में 5 साल में कन्वर्ट कर दे और सश्रम कारावास में बदल दे, तो ये सजा का यही परिहार कहलाता है। बात क्लियर है। इसको रीमिशन बोलते हैं, परिहार, या इसको क्षमादान बोलते हैं, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या भैया? भारतीय संविधान की तरह क्षेत्र के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के किस संविधान के तहत भारत के किस संविधान किस अनुच्छेद के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? 54 में, अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत या अनुच्छेद 72 के तहत? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बात करें अनुच्छेद 54 की तो 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई। किसकी? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। बात क्लियर है। बात करें 63 की तो 63 में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा? उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या इसी को बोलते हैं निर्वाचन। क्या बोलते हैं कि निर्वाचन क्या होगा, कैसे होगा, ये बताता है। अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। क्या करता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, ठीक है, क्षमादान की शक्ति देता है। बात क्लियर भैया। तो इसमें क्या पूछा है? उपराष्ट्रपति चुनाव किससे होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी 66, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। 7वां की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति सिद्धांत से या संघ से? देखिए बात करें मौलिक अधिकार की तो ये जो भाग 3 है इसके तहत आता है, नीति निषेध जो है ये भाग 4 के तहत आते हैं और संघ जो है ये भाग 5 के तहत आ जाता है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति, संसदीय सारी चीज़ें आती हैं। डीपीएसपी आप जैसे मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। और बात करें नीति निषेध सिद्धांत या डीपीएसपी की बात करें जो आयरलैंड से लिया गया है, ये आपके 36 से लेकर 51 तक है और यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यहाँ पे
पूछा है भाग 2, तो भाग 2 जो है नागरिकता संबंधित है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक की बात कही गई है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्या भैया, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए? चौथी, 5वीं, 6वीं, 9वीं, बताओ भैया। हम इसमें एक बार आपको बताए थे, रा वे स रा जा जन स भा भू द प न, ये बताया गया था, भूदपन। ठीक है, रावेश, राजा, जनसभा, भूदपन, ये बात कही गई थी। ठीक है, अब इसमें राज्य के विषय में बताया गया है, राज्य, उसके बाद जो पद पे होंगे, जो संवैधानिक पद उन पे जो विराजमान होंगे, वेतन उनका, उनकी शपथ, कौन किस, उसके बाद जो है राज्यसभा में सीटों के लिए बात कही गई थी, जातियों की बात कही गई थी, किस जातियों के लिए कैसे आरक्षण की प्राप्त व्यवस्था, जनजातियों के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे समिति, जो सूची की बात कही गई थी, सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची, तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें में क्या सूची है, 8वें में क्या है, यहाँ पे भाषा की बात कही गई है, किसकी, भाषा। उसके बाद 9वें की बात करें तो ये आपका रावेश, राजा, जनसभा, भूमि सुधार से है, क्या, भूमि सुधार। उसके बाद बात करें 10वां, तो 10वां आपका 85वां संविधान संशोधन जो है इसमें आता है, तो ये हो जाता है आपका दल बदल। ठीक है, क्या आता है, दल बदल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अभी देख लीजिए इसमें क्या राइट आंसर है, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। यहाँ 9 तक पूरा पूछा है, तो प्रशासन और अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है ना, तो अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति देख रहे हैं आप, ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, संविधान की 25वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। बात क्लियर है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात जो है ये 5वीं अनुसूची में कही गई। किसमें, 5वीं अनुसूची में कही गई है। इसमें जो राज्य आरक्षित हैं वो है अमे, जैसे असम, अमे मित्री। ठीक है, अमे मित्री, कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य आरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता लग गया, बात क्लियर है। तो अगर अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे तो ये आपका 5वीं उसमें हो जाएगा। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों की बात करेंगे या जनजातियों की बात करेंगे तो इसमें आपका 6ठा हो जाता है। ठीक है, 9वां बात करते हैं, क्या, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? बीड जिले, साधनार में, नागौर में या नांदेड़ में। देखिए बात करते हैं अगर किसकी, जो है पंचायती राज की, पंचायती राज, हमारा पंचायती राज कितने स्तरीय का है, तो 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय है। किसने सुझाव दिया था, तो इसमें सुझाव देने वाली समिति जो थी वो बलवंत राय मेहता थी, बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। बात क्लियर है, और बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव जो है 1956 में गठन हुआ था इसका, 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, अब पंचायती 3 स्तरीय है, ये पहली पंचायती राज जो है जिसे अब बात करें कहाँ पे सबसे पहले लागू हुआ था, तो भाई 2 अक्टूबर 1959 को, कब, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से लागू हुआ था। कहाँ से, नागौर राजस्थान से लागू हुआ था। हालांकि इसको जो संवैधानिक मान्यता है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है दी गई। बात क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें थी। कहाँ पे लागू हुआ था, तो सबसे पहले नागौर में लागू हुआ था। बात क्लियर भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारतीय स्टेट बैंक के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, भारत सरकार है, भारत की सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग निगम लिमिटेड है। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें जो अधिकार की बात है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है नोटों की छपाई, एक होता है नोटों का निर्गमन या नोटों की छपाई, एक होता है नोटों का निर्गमन, और दूसरा होता है जो प्रमुख कार्य में है, दूसरा होता है सिक्के की छपाई। सिक्के की
सिक्के की छपाई, ठीक है। तो बात करें अगर नोटों को निर्गमन की, तो नोटों का निर्गमन जो है ये आपका करता है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई करता है। और अगर सिक्कों की बात करें तो सिक्का जो है ये आपका भारत सरकार द्वारा होता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है, भारत सरकार वित्त मंत्रालय। बात क्लियर है। तो इसमें पूछा क्या गया है, एकमात्र अधिकार जो है सिक्कों की ढलाई का तो भारत सरकार के पास है। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही होता है। लेकिन यहाँ पर यहीं पे कहीं पे होता कि नोटों को निर्गमन के तो आपका आरबीआई से होता है। आरबीआई की स्थापना आपको पता ही है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो आपका 1 जनवरी 1949 को हो गया था। बात क्लियर है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत की जो बैंकिंग लोकपाल प्रणाली है उसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। बैंकिंग लोकपाल जो है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राहक के शिकायतों का समाधान करता है, बिल्कुल बात ये सही है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंकिंग लोकपाल योजना अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल बात गलत है, सब आते हैं। शिकायतकर्ता को हवाई अड्डे पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है, ये भी बात गलत है। कोई वैसे इस टाइप का नियम होता ही नहीं है। अब बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों को शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेते हैं, ये भी बात गलत है। शुल्क 1 रुपया नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें बैंकिंग लोकपाल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सरकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में किसको स्थापित किया गया था। नेफेड को, नाबार्ड को या एफसीआई को या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए, तो इसमें जो है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अब नेफेड जैसे इसमें आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेफेड, जैसे नेफेड NAFED नेफेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 2 अक्टूबर 1958 को होती है। कब होती है, 2 अक्टूबर 1958 को इसकी नेफेड की स्थापना होती है, ठीक है। बात करें जो है नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है ये बेसिकली बनाया गया है कि इससे जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी वित्तीय अस्थिरता नहीं आएगी इससे, ठीक है। नाबार्ड के लिए नाबार्ड जो बनाया गया है, इसमें क्या पूछा, कृषि उपज सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए, इसमें सरकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए नेफेड की स्थापना है। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। एफसीआई की बात करें तो एफसीआई जो है माल गोदाम इसको कहा जाता है। जब यहाँ से राशन खरीदा जाता है किसानों से तो उसको एफसीआई बिल्डिंग में ही रखा जाता है, ठीक है। जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड या लंका कांड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कांड कौन सा है। देखिए रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, रामचरितमानस की बात करें तो इसके जो रचनाकार थे वो थे आपके तुलसीदास। कौन थे भैया, ये थे आपके तुलसीदास। इसके रचनाकार कौन थे, तुलसीदास थे, ठीक है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण को आधार मानकर इसकी रचना करी गई थी। और इसमें भी जो है प्रभु श्री राम का ही वर्णन है। और रामचरितमानस को कितने जो है कांडों में बांटा गया है, तो यह 7 कांडों में विभक्त है, 7 कांडों में विभक्त, ठीक है, 7 कांडों में विभक्त है। बात क्लियर है। तो जैसे आप पहले समझिए पहले बाल कांड ही होगा, भगवान राम पैदा होंगे तभी तो जो है उसके बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया। उसके बाद बात करते हैं कि बाल कांड के बाद आता है आपका अयोध्या कांड। अयोध्या में क्या क्या घटनाएं घटी, अयोध्या कांड की बात आती है, ठीक है। उसके बाद आपका जंगल के बाद अरण्य कांड आ जाता है, क्या, अरण्य कांड। और उसके जस्ट बाद अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आता है, क्या आता है, किष्किंधा कांड आता है। बात क्लियर है। उसके बाद बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पे आता है आपका सुंदर कांड। क्या आता है, सुंदर कांड आता है, सुंदर कांड, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें लंका कांड आता है, जो आपका 6वें नंबर पे वो आता है लंका कांड। क्या आता है, लंका कांड आता है। और 7वें नंबर पे क्या आता है भैया, 7वें नंबर पे आता है उत्तर कांड, ठीक है, उत्तरकांड। ये सारी चीज़ें आती हैं। बात क्लियर है। अगर हम बात करें कि सबसे छोटा इसमें से कौन सा है,
तो छंदों के अनुसार सबसे छोटा जो है वो आपका बालकांड है, बालकांड, लेकिन जो है सॉरी, छंदों के अनुसार अगर बात करें सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो ब से बड़ा, बा से बाल, ठीक है। सबसे बड़ा बात करें, सबसे बड़ा जो है ये बाल कांड है, सबसे बड़ा क्या भैया, सबसे बड़ा जो है ये बाल कांड है। पूछा क्या राम से कौन सा कांड सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जो कांड है वो आपका किष्किंधा कांड है। कौन कांड है? किष्किंधा कांड है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामचरितमानस को हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। 14 नंबर चलते हैं। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में किस एक वाद्य यंत्र से है? सितार से है, सरोद से है, बांसुरी से है या वायलिन है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात करें श्री एन राजम की, तो श्री एन राजम का जो संबंध है वो आपके वायलिन से है, ठीक है, वायलिन से। ये वायलिन बजाती थी। इसमें और किनका नाम आपको याद रखना है, इसमें आपको संगीता राजन का नाम याद रखना है। क्या? संगीता राजन भी इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग जो है ये इसके विष्णु गोविंद जो है अपना बात करिए। बांसुरी की बात करें तो बांसुरी में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, दो ही नाम इसमें फेमस हैं। कौन है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। और एक और नाम आता पन्नालाल घोष का। किसका आता है? पन्नालाल घोष का जो है ये भी नाम आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें सरोद की, तो सरोद में अमजद अली खान, कौन? अमजद अली खान जो है सरोद बजाते थे। बात करें तीनों जब गलत हो गया तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार वादक बात करें तो आपके ये यहाँ पे जैसे ये 3 हो गए। सितार वादक की बात कर लेते हैं। सितार वादक में जो है आपके पंडित रविशंकर आते हैं। क्या आते हैं? पंडित रविशंकर आते हैं, ठीक है। पंडित रविशंकर के बाद आपका विलायत खान इसमें आता है। तो इसमें पूछा है श्रीमती एन राजन का। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये वायलिन बजाती थी। एन राजन हो गया। और उसके बाद जो है बात करें फिर आगे वायलिन के लिए तो संगीता राजन हो गई, विष्णु गोविंद जोग हो गई, ये सभी वायलिन बजाते थे। बात क्लियर है। 15 नंबर चलते हैं। निम्न में से कौन, क्या पूछे हैं? निम्न में से कौन संतूर वादक है? जाकिर हुसैन, विष्णु गोविंद, शिव कुमार वर्मा या एस बालचंद्रन? बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात करें हम किसकी, बात अगर करते हैं जाकिर हुसैन की, ठीक है। इसमें संतूर वादक पूछा है, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, जाकिर हुसैन की बात करते हैं। जाकिर हुसैन क्या थे? तबला वादक थे। क्या थे भैया? ये तबला वादक थे, ये तबला बजाते थे। बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें विष्णु गोविंद की, तो इसमें आपको विष्णु गोविंद जो है ये आपको वायलिन वादक मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? वायलिन वादक मिल जाएंगे और गुरु भी थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एल बालचंद्रन की। तो एल बालचंद्रन जो है ये वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वीणा बजाता, ठीक है, वीणा बजाना। तो भैया अगर हम शिव कुमार शर्मा की बात करें, शिव कुमार शर्मा जो है ये आपके इसमें संतूर वादक पूछा गया है। तो शिव कुमार शर्मा जो है ये आपके संतूर वादक हैं। बात क्लियर है। शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर चलते हैं। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? मिट्टी की बारात, जैसे पहला ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है सबसे फेमस रचना उर्वशी है। और उसके बाद जो है उर्वशी हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपसे पूछे वही लिखाया जाए। प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं गोदान गबन रंगभूमि, क्या है? गोदान गबन, और उसके बाद आता है रंगभूमि, ठीक है। ये कविता संग्रह गोदान, उसके बाद गबन और उसके बाद रंगभूमि। बात करते हैं या महादेव वर्मा की, जिनकी सभी कविताओं का संग्रह क्या है? यामा है, ठीक है। अब बात करें इसमें मिट्टी की बारात के लेखक तो शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए 17 नंबर चलते हैं। क्या भैया?
निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आपका कोयम्बटूर, ऑप्शन डी आपका पुणे। मतलब ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सेंट्रल ट्रेनिंग फुटवेयर इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें आपका जैसे यहाँ पे कानपुर, लखनऊ, आगरा दिया ना, तो भैया कानपुर नहीं, इसमें आगरा कर लीजिए इसको। अब क्या हो जाएगा? आगरा, और इसका आगरा ही क्या राइट आंसर है। बात क्लियर है? फिर उसमें अगर बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में क्या है भैया? केंद्रीय औषधि है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान गन्ना अनुसंधान है। ठीक है, बात कर लेते हैं कोयम्बटूर की, तो भैया कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान है। क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान है। बात क्लियर है? उसके बाद बात करें हम पुणे की, किसकी बात कर लेते हैं? उसके बाद बात कर लेते हैं पुणे की, तो पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला है। क्या है? भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला यहीं पे है, और यहीं पे जो है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग भी है। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर पूछा क्या? सेंट्रल फुटवेयर, तो इसमें आगरा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भी 18 नंबर, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? बताओ भैया। वेल्लानवागोई, सलाभोगा, पलिच्छांदम, और उसके बाद आता है ब्रह्मदेया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हम अगर बात करें किसकी? चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल की जो भूमि है जो दान में दी जाती है, जैसे वेल्लानुगाई है, ये आपका जो है गैर ब्राह्मण किसान भूमि है। क्या है? गैर ब्राह्मण किसान भूमि है। ठीक है, गैर ब्राह्मण किसान भूमि है, गैर ब्राह्मण किसान भूमि है। बात करें शाला भोग की, तो शाला भोग जो है ये किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि है। क्या है? विद्यालय के रखरखाव की भूमि है। बात क्लियर है? रखरखाव की भूमि है। पाली छंदम की बात करें तो यह जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि है। ठीक है, इसमें पूछा क्या है? दान में देने भूमि क्या कहा जाता है? इसमें पूछा भी यही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पल्ली छांदम। ये जो है पल्ली छांदम जो है ये किसी मंदिर को उपहार में दी जाने वाली जो है ये राशि नहीं बल्कि मुद्रा है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें किसकी? इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर चलते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन, सिकंदर शाह ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश के संस्थापक जो है, इसके संस्थापक हाजी गयासुद्दीन, हाजी या इसको बोलते हैं हाजी या इसको गाजी भी बोलते हैं, हाजी या गाजी मलिक, या इसको बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है, अब इसमें पूछा क्या है भैया? इसमें पूछा जो है वो है कि किसने इसकी स्थापना करी थी, तो इसकी स्थापना जो करने वाले थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। बात क्लियर है? इन्होंने जो है गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को जो है गद्दी पर बैठता है, उसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नदी का निर्माण कराया, और इसने तुगलकाबाद नामक शहर की भी स्थापना करी थी। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? निम्न में से किस शासक ने मृत्यु उसके पुस्तकालय अब किस सीढ़ियों पर गिरकर हुई थी? जहांगीर की, शाहजहां की, यार की, या उसके बाद हुमायूं को? बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत में मुगल वंश संस्थापक जो था वो बाबर था। बाबर क्या था? मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का क्या था? संस्थापक था। बात क्लियर है? ये मुगल वंश का बाबर जो है ये संस्थापक था। ठीक है, उसके बाद बाबर का पुत्र कौन हुआ? तो बाबर का पुत्र जो है वो हुआ आपका जहांगीर। ठीक, बाबर का पुत्र कौन हुआ? जहांगीर हुआ। मुगल वंश की गद्दी पर बैठा जो है, और बैठने के बाद सबसे पहले इसने जो है
जैसे गद्दी पर बैठने के पूर्व हुमायूं बदख्शां प्रदेश का सूबेदार था, ठीक है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खां के बीच, जिसमें हुमायूं की विजय हुई, बात क्लियर। उसमें ऐसे उसके बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ, ठीक है। फिर इसमें पूछा आपसे कौन सी किसकी मृत्यु जो गिरकर हुई थी, तो इसकी जो हुमायूं की मृत्यु है ये आपके गिरकर हुई थी, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आज क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।